राम राम सभी दोस्तों को। प्यारे साथियों, आप सभी को वैसे तो पता ही है कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने एंसेंट हिस्ट्री की, जिसमें हम 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और उसमें हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने किन किन बातों पर फोकस किया, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये 3rd वीडियो है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और समझते हुए आज एक तो ये बात याद रखनी है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या ये IVC और ये है पार्ट 3। IVC पार्ट 3 यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये 3rd वीडियो में आज हमें सबसे पहले किन बातों पर फोकस करना है। एक तो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं किस तरीके से नहीं, और उन बातों पर भी फोकस करेंगे जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती है इस टॉपिक से। जैसे सबसे पहले आज जो हमें जिस पॉइंट पर आज हमें बात करनी है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त चीज़ें, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। हम पहले एक बार इस पर फोकस डाल लेते हैं, इस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो हमें मिली थी, सबसे पहली बात करते हैं पशुपति। किसकी बात करते हैं? पशुपति की मूर्ति। ठीक है, पशुपति की एक मूर्ति मिली। उस पशुपति की मूर्ति से हमें क्या देखने को मिला, उसमें 3 फेस थे, एक इस तरफ और एक फ्रंट पर। अगर ये फेस 1, ये फेस 2 और ये फेस 3 हो जाएगा। इस फेस 3 के सामने जो है इस तरफ एक गैंडा, ठीक है, और एक भैंसा बैठा हुआ मिला। ठीक, इस फेस के इस ओर इसे इसका बायां हिस्सा यानी कि इसे बाईं ओर बोला गया है इसका, और इसके जो दाईं ओर है, इसके जो दाईं ओर मतलब जो इसका राइट साइड है, इसके राइट साइड में हमें कौन सा जानवर देखने को मिला, तो इसके दाईं ओर जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है बाघ और प्लस बाघ और हाथी। इसके सामने ये मिला। जो फ्रंट वाला फेस है इसके सामने हमें कौन सा, इसके सामने 2 हिरन बैठे हुए मिलते हैं। जब ये साक्ष्य इस तरीके से मिले, जब हमें इस तरीके से कुछ चित्रण मिले, ऐसी आकृति मिली, तब इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसी स्ट्रक्चर या एक ऐसी मूर्ति जिसके 3 फेस है और तीनों फेसों के सामने कोई ना कोई जानवर है, तो इसको पशुपति कह दिया गया, यानी कि पशुओं में सबसे बड़ा है या पशुओं में जो सर्वोच्च है, ये इसकी संज्ञा दी गई। इस चीज़ की संज्ञा देते हुए फिर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1911 के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है अध्यक्ष थे, यानी कि चेयरमैन थे। तो इन्होंने जो पशुपति है, पशुपति को एक उपनाम दिया। पशुपति को क्या दिया इन्होंने? उपनाम दिया। और नाम क्या दिया? उप आद्य शिव। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आद्य शिव किसको कहा जाता है या किसकी मूर्ति को आद्य शिव की संज्ञा दी गई है, तो आप आंसर बताएंगे जो पशुपति की मूर्ति है उसी को आद्य शिव कहा जाता है। दूसरी बात ये बताएंगे कि किसे आद्य शिव कहा जाता है, मतलब अगर ये कहे कि आद्य शिव नाम किसने दिया, तो आंसर होगा सर जॉन मार्शल। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। चलिए सेकंड पर चलते हैं, दूसरी बात पर करते हैं। एक मिली थी हमें कांस्य की नृतिका की मूर्ति। कांस्य की नृतिका की मूर्ति मतलब जो डांसिंग स्टैचू है, एक हमें डांसिंग स्टैचू मिली, वो हमें कहाँ से मिली है? तो डांसिंग स्टैचू हमें बताओ जरा, कोई बता सकता है हमें? तो डांसिंग स्टैचू जो हमें मिली है वो मिली है हमें हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? कांस्य की जो डांसिंग स्टैचू जो है हमें कहाँ से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। बताइए इतनी बात क्लियर है क्या? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें, तो तीसरे नंबर पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि हमें जो और चीज़ें मिली है, जैसे कि अगर बात करें कि सबसे पुराने किरसी के साक्ष्य, सबसे पुराने किरसी के साक्ष्य
सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? लिख लेंगे ये बात, ये मिले हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थान पे मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने जो साक्ष्य हमें कृषि के मिले हैं वो मिलते हैं मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान के हैं। अब लेकिन अगर हम यही बात करें कि भारत में कृषि के साक्ष्य, अगर बात करते हैं कि भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों भारत में कृषि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान। किस स्थान पे पड़ता है ये? तो आप बताएंगे राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। तो ये दोनों बात याद रखनी है आप लोगों को कि अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तब आंसर क्या देंगे? तो कृषि के साक्ष्य भारत में तो मिलते हैं कालीबंगा से, और पूरे के पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हमें कहाँ से मिलते हैं? बलूचिस्तान से मिलते हैं। दूसरा, 5वें नंबर पर बात करें, अगर पाँचवें नंबर पर हम बात करें तो एक बात और याद रखनी है, हमसे अगर ये पूछ ले जाए कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चावल, तो चावल के साक्ष्य में दो बातें याद रखनी है। एक तो सबसे पुराने, चावल के साक्ष्य सबसे पुराने मिले हैं बेलन घाटी, जो कि यूपी के इलाहाबाद में पड़ती है। बेलन घाटी यूपी के इलाहाबाद, ये बात याद रखनी है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बेलन घाटी के यूपी के इलाहाबाद से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चावल के सबसे पुराने साक्ष्य तो मिले हैं बेलन घाटी इलाहाबाद से, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये भी वैसे भारत में ही है, एक जगह और मिले हैं, वो क्या है? स्वतंत्रता के बाद। कभी कभी इस बात को ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो हमें कहाँ से मिले, तो स्वतंत्रता के बाद हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं एक जगह और है जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, वो है लोथल। कौन सी जगह है वो? लोथल से भी हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, एविडेंस मिलता है हमें चावल का कि चावल के साक्ष्य हमें लोथल से भी मिले। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं बात को लेकर। अब हम यहाँ से अगर ये बात करें 6ठे नंबर पर अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से देखने को मिलता है? स्वास्तिक, पहले तो देखो स्वास्तिक का चिन्ह बनता किस तरीके से है, तो स्वास्तिक का चिन्ह कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। इस स्वास्तिक के चिन्ह के हमें एविडेंस कहाँ से मिले? एक तो ये बात देखनी है। उसी तरीके से एक देखना है कि क्रॉस कहाँ से देखने को मिला, क्रॉस का चिन्ह कहाँ से देखने को मिला, कुछ इस तरीके से। एक हमें ये देखना है कि हमें चक्र का चिन्ह कहाँ से देखने को मिला, चक्र का चिन्ह कुछ इस तरीके से, ऐसे ये तीनों और बातें देखनी है। तो आप बताएंगे तीनों के तीनों जो साक्ष्य हैं हमें मिलते हैं हड़प्पा से। कहाँ से मिले तीनों के तीनों साक्ष्य? हड़प्पा से मिले। बताइए, ये इतनी 6 बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? उम्मीद तो यही है कि मेरे द्वारा ये बताई गई बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसे एक बार कैप्चर कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं बात को लेकर कि आगे हमें बातें किस तरीके से देखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे की ओर हम बातों को लेकर, और देखते हैं क्या है और चीज़ें, कुछ और एविडेंस के बारे में बात करते हैं। चले, जैसे अब अगर हम 7 नंबर पर बात करें, 7 नंबर पर ये बात है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक तो है जो शव है, शव यानी कि डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है उनको एक तो है दफनाना और एक है जलाना। तो जो डेड बॉडीज है उनको दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं और उनको जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? देखो, दफनाने के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जबकि हमें जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जलाने के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से।
मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य और दफनाने के साक्ष्य मिलने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी हमें इस तरीके से मिली हैं, इसलिए इसे एक नाम दिया भी गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे दिया गया था हमें, अच्छा ये बात यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना कि दफनाने के साक्ष्य और जलाने के साक्ष्य से क्या मतलब कहने का ही है। इसमें भी एक चीज़ मिली थी हमें देखने को, एक अपवाद के तरीके से कह सकते हैं आप। इसमें हमें क्या देखने को, इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। कई बार ये बात पूछी गई है, इस बात पर बिल्कुल फोकस करना, अच्छे तरीके से समझना कि मृतकों का टीला संज्ञा किसे दी गई है, किस चीज़ को, किस साइट को दी गई है? तो साइट को दी गई है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं हम बात को। अगर 8वें नंबर पर हम बात करें तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें डांसिंग स्टैचू देख लिया हमने, पुजारी की मूर्ति पुजारी ने देखी, अग्नि वेदिका और जो मैक्सिमम पूछी जाती है अग्नि वेदिका, वो चीज़ पर बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा, अग्नि वेदिका या अग्निकुंड भी कह देते हैं कभी कभी, अग्निकुंड भी लिखा मिलता है। ये भी हमें कहाँ से देखने को मिला? ये मिला हमें लोथल से। अग्नि वेदिका या ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिली देखने को? लोथल से मिली। ठीक है, बस हमें इतनी बातों पर ही फोकस करना है। अच्छा एक और चीज़ 9 नंबर पर देख लीजिए, हल। हल इसे कभी कभी बाणार्घ भी कह दिया जाता है। हल, जो हल होता है उसके आगे का जो वो नुकीला हिस्सा है ना, देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिले ये हमें मिला है बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से देखने को मिला है। तो ये भी बात याद रखनी है, कई बार ये पूछ ली जाती है बातें। चलो और कुछ बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। ये देख लेते हैं कि सीसा इसके और तांबा, इन दोनों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो इसका व्यापार करते थे वो राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? राजस्थान से। तो इसकी चीज़ें हमें यहाँ से मिली है। एक और 11 नंबर पर आप बात देख लीजिए, एक जगह है इसमें चनहुदड़ो। कौन सी जगह है? चनहुदड़ो। ये एक नगर है, ये एक जगह है जो चनहुदड़ो ये नगर है। इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि चनहुदड़ो नगर का संबंध किस चीज़ से था, चनहुदड़ो में क्या बनता था? तो चनहुदड़ो में बनते थे सौंदर्य पदार्थ। क्या बनते थे? सौंदर्य पदार्थ, यानी कि जो कॉस्मेटिक मटेरियल्स हैं वो उस चीज़ों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। जैसे और एक और इससे एक और चीज़ मिलती थी हमें, मनका। ठीक है, मनका बनाने की फैक्ट्री कह लीजिए या कारखाना कह लीजिए, कारखाना ठीक रहेगा। मनका बनाने का जो कारखाना है वो भी हमें कहाँ से मिला मेरे दोस्तों? चनहुदड़ो से ही मिला है। उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं बात को लेकर। अगले पॉइंट पर चलिए, ये 11 बातें तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अब नया पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं हम। नया पॉइंट ये स्टार्ट कर लेते हैं, 2 नगर पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये नगर कहाँ पर है। 2 नगर पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये नगर कहाँ पर है। ठीक है, बात करें या इससे पहले ना आप एक बात समझो, मैंने शायद ये बात नहीं बताई कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना है? तो ये बात लिख लेंगे 2350 BC से लेकर जो है 1750 BC तक है। किसके अनुसार? कार्बन 14 के अनुसार। कार्बन 14 के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय ये माना जाता है, जो हमें एविडेंस मिले हैं। इसमें एक बात, ये जो बात है ना, ये मैंने लिखी कार्बन 14, क्या है ये? तो यहाँ नोट करके एक बात लिखेंगे। एक होती है किसी भी चीज़ का पता लगाना, इसे कहते हैं डेटिंग। इसे क्या कहा जाता है? डेटिंग। तो किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है या कितनी नहीं है, इस चीज़ को हम डेटिंग कहते हैं। और जो ये चीज़ डेटिंग कहलाती है, इस डेटिंग के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या बात याद रखेंगे? सबसे पहले कार्बन, सबसे पहले हमने ये लिख लिया कार्बन, और इसमें भी कौन सा? कार्बन 14। दूसरा क्या है? दूसरा है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हो गया। 3rd नंबर पर क्या है? यूरेनियम।
थर्ड नंबर पर क्या है, यूरेनियम। इन 3 चीज़ों का पता लगाने के लिए किसी चीज़ को ये पता लगाने के लिए कोई चीज़ कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जो कार्बन डेटिंग है मेरे दोस्तों, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ पहले जिंदा थी और अब वो डेड हो गई है। ठीक है, कोई चीज़ पहले तो जिंदा थी, मतलब पहले तो उसमें जीवन था और अब उसमें जीवन नहीं है, मतलब किसी कारण से वो मर गई। ये देखने के लिए कितने टाइम पहले ये जिंदा थी, कितने टाइम पहले इसमें जीवन था, तो उस चीज़ के लिए कार्बन 14 का पता लगाया जाता है। कोई चीज़ अगर जिंदा थी और उसमें से हमें कुछ उसके स्पेसिफिक चीज़ें मिले, जैसे नाखून मिल जाए, अगर किसी के नाखून मिलते हैं, किसी जानवर के सींग मिलते हैं, किसी जानवर के खुर, उन पैरों को खुर कहते हैं। जानवरों के जो पैर होते हैं उसमें जो आगे नीचे ब्लैक सा पोर्शन जो होता है वो उन्हें खुर कहते हैं। अगर ये चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें अगर हमें मिलती हैं तो इन चीज़ों से हम पता लगाते हैं आयोडीन के थ्रू कि वो कितनी पुरानी है कितनी पुरानी नहीं है। यूरेनियम, ये यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का पता लगाया जाता है पर्वतों की एज, पर्वत या पहाड़, या आप कह सकते हैं पहाड़ी, या ऐसे लिख लो पहाड़ की आयु पता करने में, ये बताओ बात क्लियर हुई का? तो अगर आपसे ये बात मैं पूछूं कि आयोडीन, यूरेनियम, ये 3 बातें आप लोगों को और मेंशन कर लेनी है अपने डाटा के अंदर कि इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है। अगर ये बात हमने कर ली थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की थी तो दोबारा हमने इस बात को अच्छे तरीके से, देखो कितने डिटेल के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ इसको गैदर कर लिया। आगे चलते हैं, चलो ज़रा इसे भी आप कैप्चर कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, बात को लेकर क्या है अब हमारे पास चीज़ें। अब हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक, अब हमें ये देखना है कि 1 लाइनर टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसी बातें पूछी जाती है और किन किन बातों पर हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जैसे अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीज़ें कहाँ से मिली है, तो इन चीज़ों पर अब हम फोकस करते हैं। और ये बस 5-7 मिनट का खेल और है और उसके बाद सारी बात ख़त्म। ठीक, एक ये बात, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी। भाषा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 250 से 500 या 400 के आसपास वर्ड्स मिले हैं, लेकिन उन वर्ड को हम अभी तक स्टडी नहीं कर पाए, उन वर्ड का अभी तक एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकाल पाए। और उनका एग्जैक्टली मीनिंग ना निकाल पाने की वजह से इसीलिए इसकी लिपि को, भाषा को क्या कहा गया, भाव चित्रात्मक, क्या कहा गया है, भाव चित्रात्मक भाषा कहा गया है। ठीक है, इसकी लिपि किस तरीके से मानी गई है, लिपि को कहा गया है अज्ञात लिपि। क्या कहा गया है, इसकी लिपि को कहा गया है अज्ञात लिपि। सर्वप्रथम अगर हम यहाँ से देखें कि सर्वप्रथम ये वर्ड्स, ये भाषा कब देखने को मिली थी, ये मिली थी 1853 में, लेकिन इसको सर्वप्रथम स्टडी कह लीजिए या कह लीजिए पढ़ने की कोशिश कब की गई कि थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, ये की गई थी 1925 में। व्यक्ति का नाम था L.A. बेडल। इस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश की थी। ये हो गई यहाँ तक बात। अब आप लोगों के लिए 2 मैं क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है, ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में है, लेकिन आपको इसका पाकिस्तान में ज़िला बताना है कौन सा है। दूसरी बात आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जो मोहनजोदाड़ो है या मोहनजोदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है। आप कहेंगे बिल्कुल जी, ये भी पाकिस्तान में है, तो आपको इसका भी ज़िला बताना है।
ऑप्शन आप लोगों के लिए है, इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से इसके लिए और इसके लिए कौन सा सेलेक्ट करेंगे। एक है लरकाना और एक है मोंटगोमरी, एक है लरकाना और एक है मोंटगोमरी, 2.2 ऑप्शन। एक सही निकल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही होगा। तो आपके लिए अब ये बात हो गई और सिंधु घाटी सभ्यता एसएससी और दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाती है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का हमने ये बात एंड कर ली। इसके बाद अब हमें क्या स्टडी करना होगा इसमें, इसके बाद हम समझेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है वैदिक सिविलाइजेशन, कब से कब तक, वैदिक सिविलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आई, ऋषि मुनि, ऋग्वेद, सामवेद किसको कहते हैं, संगीत का जनक, ऐसे कुछ बातें अब हम इसमें करेंगे अगले अध्याय में। तो अगला अध्याय हमारा क्या होगा, ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की ये वाली बात हो गई। अगर आप लोगों को बातें समझ रही है, आ रही है, तो भाई इसे अपने चैनल को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। भाई क्या दिक्कत है, देख रहे हैं सब चीज़ें हो रही है तो भाई लाइक शेयर भी तो करो इसको, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।